गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी, बढ़िया तरीके से आप लोग सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज अपना मैथ का अगला पार्ट 500 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज जो कि 21 डेज चैलेंज के नाम से है, जिसमें आपको 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ, डबल कॉलम पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको दी जाती है। ठीक है। और पीडीएफ जिन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, डीसी पीडीएफ के लिए यानी डबल कॉलम पीडीएफ के लिए आप माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको सोल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए, सोल्यूशन की पीडीएफ, तो बच्चों उसके लिए आपको पाठशाला रेलवे एग्जाम नाम का चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, एक में डबल कॉलम की पीडीएफ आंसर की के साथ, और एक में बोर्ड के सॉल्यूशन की जो एनोटेशन पीडीएफ होती है वो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास को शुरू करके पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जैसे ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, उस दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य हमारे पास दिया है। तो बच्चों सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और सीपी यानी क्रय मूल्य के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। बच्चों जो अंकित मूल्य होगा उसको आप 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, यानी कि 100 में अगर लाभ होगा तो उसको प्लस करके लिखेंगे, और अगर हानि होगी तो घटा कर लिखेंगे। वही क्रय मूल्य के सामने आप 100 माइनस डिस्काउंट का जो परसेंट होता है उसको लिखते हैं, और ये होता है बच्चों क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का संबंध। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस पर आधारित सवाल आजकल सभी वनडे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बहुतायत देखने को मिलेंगे। बहुतायत का मतलब है अक्सर देखने को मिलेंगे, ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट पे जो दिया गया है वो 15% का दिया गया है, और जो उस पर लाभ हुआ है वो 20% का हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो अगर 20% का लाभ हुआ है तो 100 प्लस 20 जब आप करिएगा तो 120 आएगा। और क्रय मूल्य के सामने क्या लिखा होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट 15% का है, 100 में से घटाइएगा तो आपके पास 85 आ जाएगा। 5 से इसको काट देंगे तो बच्चा 24 हो जाएगा, और 5 से इसको काटने पर हमारे पास 17 आ जाएगा। यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच जो रेशियो मिलेगा वो 24 और 17 मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा था जो अंकित मूल्य है वो 7200 रुपए है। तो बच्चा देखिए 24 से 72 3 गुना है, यानी कि 300 का मल्टीप्लाई हुआ होगा 24 में, तब हम लोग 7200 पर आए होंगे। तो सिंपल सी बात है, 17 का मान निकालने के लिए भी इसका 300 का गुणा यहां लिखना पड़ेगा, जो कि 5100 के बराबर होगा। और आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उस वस्तु के लिए जो उसे भुगतान करना पड़ेगा वो 5100 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं, या मुझे पता है कि ये आंसर तो सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आया ही होगा, इसमें कोई बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला सवाल कह रहा है इसमें से कौन सा अनुपात जो है वो अनुपात सबसे बड़ा अनुपात है, यानी कि आपको देखना है कि सबसे बड़े अनुपात को क्या होगा। तो बच्चा अगर आपको कभी ये देखना होता है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो उसको आप प्रतिशत में बदल लीजिएगा। अगर आप अनुपात छोटा या बड़ा देखना चाहते हैं या उसको बताना है आपको, तो अनुपात को आपको किस में बदलना होता है, प्रतिशत में, और ये काम बड़ा ही आसान होता है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे पहला जो अनुपात दिया था 7:10 दिया था, जिसे आप 7/10 लिख लेते हैं, और अगर आप इसे प्रतिशत में बदलेंगे बच्चे तो ये 70% हो जाएगा। दूसरा अनुपात जो बच्चे आपके पास दिया है ये 5/6 दिया है, और इसको अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो आपके पास 500/6 हो जाएगा, या इसे आप 250/3 लिख सकते हैं। 250/3 का मतलब अगर आप प्रतिशत लिखते हैं तो 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 83 सही 1/3% होता है। ठीक है, अच्छा चौथा जो तीसरा जो अनुपात है वो 1/3 का दिया हुआ है, और इसे अगर आप प्रतिशत में लिखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसे आप 33 सही 1/3% लिखेंगे।
और जो चौथा अनुपात है यानी डी जो है वो हमारे पास दिया है 2/5। इसे जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 40% के बराबर होगा। अब जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है वो अनुपात सबसे बड़ा है, और सबसे ज्यादा प्रतिशत ऑप्शन नंबर बी का है, यानी अनुपात बी जो है वो सबसे बड़ा अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आप सभी के लिए, आप सभी के सामने है, कोशिश करिए और बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, पढ़िए ध्यान से और बताइएगा प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। कह रहा है कि 75 किलोमीटर के गोलाकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर, गोलाकार साइकिल ट्रैक का मतलब है वृत्त के आकार का एक साइकिल का ट्रैक है, ठीक है। उस साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में 2 साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय में, जो कि आपको घंटों में बताना है, कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात हो रही है। और बच्चा अगर आपको ये पता है कि प्रारंभिक बिंदु पर जब मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस साइकिल वाले ट्रैक के सवाल आते हैं, प्रारंभिक बिंदु पर जो मिलने का समय होता है, मैंने आपको क्या बताया था, याद होना चाहिए, कई बार ये बता चुका हूं। प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का जो समय होता है वो उन दोनों चालकों के जो समय होंगे इंडिविजुअल, उन दोनों समय का एलसीएम होता है। क्या होता है? उन दोनों समय का एलसीएम होता है, ये बात आपको पता होगी। तो अब दोनों ही साइकिल चालकों का जो समय है वो निकाल लेते हैं। पहले साइकिल चालक का समय क्या होगा, दूरी बटे उसकी चाल। दूरी 75 किलोमीटर की है और पहले साइकिल चालक की जो चाल थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी। दूसरे साइकिल चालक के लिए भी सेम दूरी ही होगी, यानी 75 किलोमीटर की ही दूरी होगी और इनकी जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब पहले का समय ये है, दूसरे का समय ये है, तो इन्हीं दोनों के समय का बाबू एलसीएम आपको निकालना है। यानी अब हमारे पास सवाल ये हो गया कि हमको एलसीएम चाहिए 75/30 का और कॉमा 75/25 का, इनका एलसीएम चाहिए। तो जो एलसीएम होगा भिन्न का, उसमें अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं ना। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लेना होता है। तो अंश का जो बच्चे एलसीएम आएगा वो तो हमारे पास 75 ही आएगा, और अंश हर का जो हमारे पास डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ आएगा 30 और 25 का एचसीएफ 5 हो जाएगा, और 5 से जब इसको काटेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा अपना आंसर। कि उन्हें जो समय लगने वाला है प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का वो 15 घंटे का समय लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न का उत्तर आप सभी का आ गया होगा। ऐसा प्रश्न आपको बोलूं तो मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आजकल के पेपर में जितने भी एग्जाम, मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एग्जाम 2021 से लेकर 2024 तक अभी तक हो रहे हैं या हुए हैं, 2021 से 2024 तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या हुए हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को किसी ना किसी शिफ्ट में देखा गया है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सवाल संख्या नेक्स्ट कहता है, यदि मूल्य के मद में 70% की वृद्धि की जाए और फिर इसे अंकित मूल्य पर 5%, 20% की योजना की छूट की अनुमति दी जाए। फिर कह रहा है यदि नगद कीमत के नगद भुगतान में की जाती है और 20% की अतिरिक्त छूट की अनुमति और है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आप दो तरीके से सवाल को कर सकते हो। पहला तरीका आप बेसिक तरीके से समझ लीजिए, दूसरा इसमें सक्सेसिव लगा लीजिए। दोनों ही तरीकों से प्रश्न का उत्तर आपके सामने रहता है। जैसे पहला प्रश्न कि मानिए अगर किसी वस्तु का जो मूल्य है वो अगर 100 है और इसे अगर हम 70% बढ़ा कर लिखते हैं तो इसका जो अंकित मूल्य होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 170। अब इस अंकित मूल्य पर 5%, 20% और 20% के 2 डिस्काउंट दिए गए। ध्यान से सुनना, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा। हमारे पास जो अंकित मूल्य था 170, उस पर पहला डिस्काउंट दिया गया 5% का, तो ये 95% बन गया होगा। दूसरा डिस्काउंट 20% का है तो ये 80% बन गया होगा, और तीसरा डिस्काउंट भी हमारे पास 20% का ही है तो फिर से ये 80% बना होगा। एक तरीका तो ये चल रहा है जिसको आपको समझना है ध्यान से। चलिए अगर हम यहाँ पर काटा पीटी का हिसाब किताब कर लेते हैं, किसको काट पीट लेते हैं, तो हमारे पास देखिए काटने पीटने के बाद क्या बचता है और क्या होता है। 1 2 3, 2 और 1 3 जीरो खत्म हो जाएंगे।
नीचे हमारे पास 100 दिख रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है। 5 से काट दीजिएगा तो 5 से काटने के बाद 20 आ जाएगा, और 5 से काट दीजिए, 5 से काटने के बाद 19 आ जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो बच्चा अपने पास ऊपर क्या आएगा, 17 गुणे 19 गुणे 2 गुणे 8, और नीचे बच्चे हमारे पास सिर्फ 5 आ जाएगा। ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये विक्रय मूल्य होगा। और क्रय मूल्य बच्चे हमारे पास कितना दिया था, 100 दिया था। तो मैं अगर दोनों तरफ 5 का गुणा कर दूंगा तो यहां से ये 5 हट कर किस तरफ आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 हट कर इस तरफ आ जाएगा। करेक्ट है, मेरी बात समझ पे आ रहे हो सभी लोग? कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को बताना। अब आपके पास क्रय मूल्य दिया हुआ है और आपके पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत बताना है। इससे आप लाभ का प्रतिशत आगे निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि जब आप ऐसे सवाल करोगे तो इस सवाल में आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी हर बारी, और अगर कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी तो निश्चित तौर पर आपको समय ज्यादा लगेगा। तो जब समय ज्यादा लगेगा तो हमको समय तो ज्यादा एग्जाम में देना ही नहीं है, तो हम कुछ ऐसे तरीके पर जाते हैं जो सरल हो, जिसमें कैलकुलेशन कम पड़े। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। करेक्ट। अब आइए दूसरे तरीके पर इसकी चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो बच्चा दूसरा जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक, देखो 70% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि चीज 10 से 17 की हो गई, 70% बढ़ गया। फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो 20 से 19 हो जाएगा। फिर 20% का डिस्काउंट देंगे तो 5 से 4 होगा, और फिर 20% का डिस्काउंट देंगे तो 5 से 4 हो जाएगा। अब टोटल हमको इसको सॉल्व करना है, तो जो कट सकता है उसको काट दीजिए, जो बच सकता है उसको बचा लीजिए। ठीक है, 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं कट रहा है, बोलोगे नहीं कट रहा है। 5 पचम 25, 25 पंचे 625 ये हो जाएगा, 25 गुणे 25, और यहां पर हो जाएगा 19 दूनी 38 गुणे 17, 38 गुणे 17। इसका गुणा करना है, या तो आप 38 गुणे 17 कर लीजिए, या फिर आप 34 गुणे 19 कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे, जैसे आपकी इच्छा हो। देखो, अगर 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल लगेगा 5, ठीक, या 17 अट्ठे 136 के 6 हासिल लगेगा 13, 17 तय 51 और 13 64 हो जाता है। 51 और 13 कितना हो जाता है बच्चे, 64 हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 646। बात समझ में आ गई? नहीं आई? 12 हो जाएगा, 17 ते 51 और 12 636 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? 38 गुणे 13 आपको करना था, आप ऐसे कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो, गुणा आपको करना है सही। 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल लगेगा 5, 7 तय 21, 21 और 8, 21 और 8 हो जाएगा 29, 29 और 5 34 हो जाएगा। 34 के बाद 3 हासिल, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, यानी 646 हो जाएगा आपके पास, 646। अब आपने चीज खरीदी है 625 की और बेची है कितने की, 646 की। तो जो आपको लाभ होगा वो आपके पास 21 का लाभ होगा, किस पर, 625 पर। और ये लाभ कितने परसेंट है, इस बात की चर्चा लेनी है। तो 25 चौको 100 हो जाएगा, और 25 से ये 25 बार कट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, जैसे आप इसको सॉल्व करिएगा तो 21 चौको 84 और बटे में 25 हो जाएगा, 25 तिहाई 75 होता है बच्चे। या दूसरी बात आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, या तो आप काट लीजिए, दूसरी बात आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऊपर की जो संख्या है हमारे पास, डीएस लेकर काम बना सकते हैं। वो 7 का मल्टीपल है, जैसे 84 जो है वो 7 का मल्टीपल है, डीएस लोगे तो भी आंसर मिलेगा। अब 7 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, इसको चेक कर लीजिए। 7 तीजा 21, एक बचेगा, नहीं कटेगा। 7 चौको 28, ये कट सक जाएगा। 7 चौको 28, 4 बचेगा, नहीं कटेगा, और 7 छंग 42, ये भी नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर होगा 7 का मल्टीपल। अदरवाइज 84 को 25 से डिवाइड करना भी कोई कठिन काम नहीं था, आप कर सकते हो बड़े आसान ढंग से। इसका भी उत्तर आपके सामने आ जाता कि 3.36% का लाभ होता। तो जब आप सक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं ना, तो सक्सेसिव से आपकी जो कैलकुलेशन होती है अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। बात समझे? क्या हो जाती, सरल। तो सभी लोग कमेंट से जवाब दीजिएगा, मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं, कोई शंका, कोई भय, कोई परेशानी, दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा तो नहीं है ना? क्यों होगी? अगला सवाल देखिए, क्यों होगी? सीधी बात है, क्यों होनी चाहिए? जब सब समझ में आ रहा है तो सर क्यों होगी? जोनाथन ने क्या किया है,
3 साल पहले कोई काम किया है। क्या काम किया है? 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक धनराशि उधार दी थी। अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली जो राशि है वो 1,61,051 रुपए है। हालांकि कोई पूर्व भुगतान या जुर्माना नहीं है और जोनाथन को अब कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है, जिसके साथ वह अपना कर्ज चुकाने का फैसला कर रहा है। जोनाथन को अपना कर्ज चुकाने के लिए अब कितना भुगतान करना होगा, ये सवाल है। अच्छा, अब देखो जरा, इस सवाल को पढ़ने के बाद मन में ये फीलिंग आती है कि अरे सर ये तो बड़ा ही मतलब कठिन सवाल है और कैसे हो सकता है, ये वो फलाना ढिमकाना सब, जबकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही निश्चित निहायत ही सरल क्वेश्चन है। कैसे, समझना ध्यान से। मान लीजिए कि 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए कोई भुगतान लिया है। सपोज करिए कि आज 2024 चल रहा है, तो आज से 3 साल पहले समय क्या रहा होगा? 2021 रहा होगा। 2021 में आपने कोई लोन लिया होता और वो लोन 5 साल के लिए लिया होता, जिसे आप आज से 5 साल के बाद यानी कि 2026 में चुकाने वाले होते। ठीक है, 2021 के 5 साल के बाद आप चुकाने वाले होते और ये लोन आपने 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से लिया था। अच्छा, हम लोग आज तक तो पहुंच ही गए हैं, यानी 2024 तक तो पहुंच ही गए हैं। 3 साल हमारे बीत गए हैं, अब 2 साल बाकी है। तो चूंकि ब्याज की दर 10% है, तो 2024 से 2026 तक मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा समझिए हमारे साथ। मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो इसका मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर 10 का मिश्रधन है तो वो 10 का मूलधन है तो वो 11 के मिश्रधन में बदलेगा 1 साल में, फॉर 1 ईयर में। तो 2 साल में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो 2 साल में ये 100 से 121 में बदल जाएगा। हाँ या ना का जवाब देना। 100 से कितने हो जाएगा? 121 में, 2 साल के लिए। और बच्चा, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर समय तो 2 ही साल का है, यानी यहां पर जो हमारे पास आज की डेट में मूलधन होगा वो 100 के रेशियो में होगा, और जब 2026 में हम इसे पूरे 5 साल बाद चुका रहे होंगे तो हमें सिर्फ 121 देना रहेगा, है ना, 21 इंटरेस्ट देना रहेगा। और जब ये 121 था तो इसका जो मान दिया गया था बच्चों, वो हमारे पास कितना दिया गया था? 1,61,051 रुपए। तो आज की डेट में कितना भुगतान करना होगा? अगर आज की डेट में हम भुगतान करते तो 100 का मान कितना होगा, ये पूछा गया है, ये मान पूछा गया है। तो क्या ये कठिन होगा? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यहां से आप डीएस लगा लो। यहां से आप क्या लगा सकते हो? डीएस लगा सकते हो। बड़ा सरल हो जाएगा। पहले सारे ऑप्शन के डीएस लिख लीजिए। इसका डीएस 7 है, इसका डीएस 3 3 6 2 8 और 1 9 है, 0 कर सकते हो। इसका डीएस 3 2 5 और 1 6 है, और इसका डीएस 3 3 6 6 2 8 है। सभी के डीएस अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो यहां से बच्चों अगर हम डीएस लगाएंगे तो मेरे प्यारे भाई इन दोनों का आपस में गुणा होगा और इसका भाग देंगे, यही होगा। इसका डीएस देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से। इसका जो डीएस होगा वो बच्चे हमारे पास 5 आएगा, गुणे में इसका डीएस 1 आएगा, और बटे में जब हम इसको लिखेंगे तो इसका डीएस 4 आएगा। और जब नीचे 4 डीएस होता है तो हम लोग 7 का गुणा ऊपर कर देते हैं। 7 पंजे 35 हो गया। 35 का डीएस जो होगा, यानी आंसर जो डीएस होगा उसका डीएस क्या होगा? 35 का डीएस बच्चा 8 होता है, यानी वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 8 होगा, और डीएस 8 वाला ऑप्शन एक ही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल खत्म, कैलकुलेशन की छुट्टी। अब आप चाहते हो कि नहीं हमको कैलकुलेशन तो सर करनी है, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप कर लेना। ये 11 से कटेगा, इसको भी 11 से काटिए, ये दोबारा 11 से कटेगा, इसको दोबारा से 11 से काटिए। और जब आप ऐसा कर लोगे, इतना सब कर लोगे, तो 121 से ये जो हिस्सा है ना पूरा, वो 1331 बार में कटेगा, और गुणा जब 100 करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना डीएस इसकी कैलकुलेशन को सरल करने का एक अच्छा उपाय है। अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने है, आपके लिए। बताइए आंसर क्या होगा। जॉन जो है एक काम को अकेले 20 दिनों में कर सकता है, जबकि रवि उस काम को अकेले 28 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हैं, वे उसी काम को एक साथ कितने दिनों में करेंगे? अरे नहीं, इतना भी सरल। जॉन काम को करने में 20 दिन का समय लेता है और रवि उसी काम को करने में 28 दिन का समय लेता है, तो एलसीएम हो गया 140।
हमारे पास कुल काम हो गया 140, 20 से 140 7 बार में कटता है और बचा 28 से 140 5 बार में कटता है। यानी अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे ना तो काम 12 होगा, और अगर इन दोनों को 140 यूनिट ही काम करना है तो टोटल काम समय खत्म होने में समय कितना लगेगा? 11 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। 12 गुणे 11 132 हो जाता है, और 8/12 बचेगा जिसे आप 3/4 लिख सकते हो। यानी जो समय लगेगा वो 11 सही 3/4 का समय लगेगा। लगा? 12 गुणे 11 132, 8 बचा, 8/12 का मतलब 2/3 होगा, सॉरी 11 सही 2/3 होगा। ठीक है, तो जो समय लगेगा बच्चा वो कितना समय लगेगा? 11 सही 2/3 दिन का समय लगेगा, और आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निहायत ही सरल सवाल था, बिल्कुल भी घटिया सा सवाल था, मैं खुद से कहूंगा बिल्कुल ही घटिया सा सवाल था। अगला प्रश्न ये रहा। आपको एक बार सेशन को लाइक कर देना है, सभी बच्चों को तेजी के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और थोड़ा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा वो बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड होगा, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम के ही सब सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जीवा 10 सेंटीमीटर है, तो उसके वृत्त के केंद्र से जीवा XY की लंबाई दूरी क्या होगी? 7 दूनी 14, 14 और 5 196, 5 171, रूट 171 आपका आंसर है। कैसे सर? ये कैसे? ये ऐसे मेरे प्यारे दोस्त, देखना ध्यान से, ये ऐसे मेरे प्यारे दोस्त कि अगर हमारे पास एक वृत्त है जिस वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, मैंने आपको क्या बताया है, अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो निश्चित तौर पर उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 14 होगी। बोले कैसे? मैंने कहा देखो कैसे। मैंने आपको गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल बताया है, एक बार नहीं, लगभग हर बार बताता हूं। जहां पे भी सवाल आ जाता है ये इतना इंपॉर्टेंट है, गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक सेट में इसका कोई ना कोई सवाल आएगा सर्किल का, और तब इसकी जरूरत पड़ती है। ये होता क्या है कि अगर किसी वृत्त की कोई त्रिज्या दी है, उसकी परिधि है और उसका क्षेत्रफल है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना बच्चे, अगर त्रिज्या कुछ गुना हो गई, मान लीजिए k गुना हो गई, तो परिधि भी k गुना ही होगी, लेकिन जो बच्चा उसका क्षेत्रफल होता है वो k² गुना होता है। कितने गुना होता है? k² गुना होता है। ध्यान से समझना है, छोटी सी बात है। मान लीजिए कि आपके पास वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो उस वृत्त की जो परिधि होगी वो 44 होगी, और उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो 154 होगा। यहां पर क्षेत्रफल 616 दिया था, यानी 154 का 4 गुना दिया था, तो इसका मतलब परिधि 2 गुना हुई होगी और त्रिज्या भी 2 गुना हुई होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। यानी जिस वृत्त की त्रिज्या 14 होगी उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 होगा। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होगी कि आप फॉर्मूला लगा के फिर त्रिज्या निकाल लें, बड़ा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो त्रिज्या हो गई 7। अब एक जीवा है जो कि XY जीवा है, और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इतनी जो दूरी होगी वो 5 होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से डाला हुआ लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। अब हमें इसकी दूरी चाहिए, ये केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, तो हमारे पास क्या होगी, रूट के अंदर इसके स्क्वायर में से 14 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बच्चा क्या आ जाएगा, रूट 171 आ जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों के लिए ये रहा, बताइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इस बात को कहूँगा, हर बार इस बात को कहूँगा, आपको समझना पड़ेगा। ये सवाल मेरे प्यारे दोस्त, ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सवाल में जो फॉर्मूला आपसे पूछा गया है वो बहुत ही गजब का फॉर्मूला पूछा गया है, और उस गजब के फॉर्मूले को आपको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सुनिए क्या फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही वो दिख रहा है, रुकिए 1 मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला था। ठीक है, अब सुनिए, ये फॉर्मूला इतना ज़बरदस्त है क्योंकि हर जगह पूछा जाता है। जैसे आपके पास लिखा है a³ + b³ + c³ और -3abc। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले इसको लिख लो, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के 3 प्रतिरूप होते हैं या 4 प्रतिरूप होते हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है इस सवाल को देखकर समझते हैं। ठीक है, जैसे इसका सबसे पहला जो प्रतिरूप होता है वो होता है कि एक ब्रैकेट में a + b + c लिखते हैं,
दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए लिखते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त इसका होता है कि ए प्लस बी प्लस सी आता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में क्या लिखते हैं पता है आपको? माइनस में लिखते हैं माइनस का 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये लिखा जाता है। ये इसका दूसरा प्रतिरूप होता है। बच्चों इसका तीसरा प्रतिरूप जो होता है इसी फॉर्मूले के लिए कहां पर यूज करना है ना, इस सवाल को देखकर ही समझना होता है। इसका तीसरा प्रतिरूप होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और यहां पर क्या आता है? यहां पर आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इतना जबरदस्त और इतना खतरनाक फॉर्मूला है, 3 प्रतिरूप लेकर चलता है, बड़ा मजेदार है भी, ये भी मैं आपको बोलूंगा। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। आगे की तरफ लेकर चलता हूं। अब जरा देखो भाई, अब इस सवाल में जो कि अपने पास दिया हुआ था, उस सवाल में इसका कौन सा प्रतिरूप यूज करेंगे? सवाल को देखिए जरा। हमारे पास ए का मान दिया था, बी का मान दिया था और सी का मान दिया था, और हमसे कहा गया था इसका मान निकालना है। और ये ए बी सी के जो मान है ये बहुत बड़े बड़े मान दिए गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर हम इसका ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए का मान हमारे पास क्या दिया गया है? ए का मान हमारे पास 500 दिया गया है, बी का मान हमारे पास शायद 502 दिया गया है, और बच्चे सी का मान हमारे पास 504 दिया गया है ना, यही दिया गया था। आप बोलोगे हाँ सर यही दिया गया था। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये वाला लगाना है, मतलब उस फॉर्मूले में इसको रखना है। पहला तरीका तो ये है मेरे प्यारे दोस्त कि हम इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं, सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने पर हमारे पास 1506 आएगा, 1506 बटा 2 लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी यानी कि -2 का स्क्वायर 4 आएगा, b माइनस सी यानी कि +4 आएगा, और c माइनस ए का मतलब 4 चौको 16 हो जाएगा। 16 4 20 4 24, 24 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और 12 का गुणा इसमें कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 12 छंग 72 के 2, 12 पंचे 60 के 0 हाथ से लगेगा 6, 12 एकम 12 और 6 18, 18,072 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ गई, हालांकि थोड़ी बहुत तो देखनी पड़ती है। लेकिन अब मैं एक तरीका आपको और बताना और समझाना चाहता हूं। इंटरेस्टिंग पीपल आर ऑलवेज सीकिंग टू लर्न समथिंग न्यू। हमेशा बच्चों के अंदर कुछ नया सीखने की जागृति या उत्साह होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, आप जब इस फॉर्मूले को लगा रहे हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो मन में कंफ्यूजन बनेगा कि ये क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, ये फलाना ढिमकाना। इसको तो हटा ही लो, ये मिसटाइप हो गया है तो यहाँ से हटा लेते हैं इसको, ठीक है। ये अपने ऑप्शन थे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जब आप इसके तीसरे वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हो, जो कि क्या था, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये दिया था। तो इसमें एक तीसरा तरीका ये होता है कि जब आपके पास वैल्यूज जो दी हैं, a, b और c के मान जो दिए हुए हैं, अगर इन सभी का अंतर सेम है, डिफरेंस सेम है, अंतर सेम होता है, सभी के बीच का अंतर सेम हो, यानी a से b का अंतर वही हो जो b से c का अंतर हो। अगर अंतर क्या होता है, सेम है, यानी a से b का अंतर बराबर हो b से c के अंतर के, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। उसके लिए तरीका ये होता है कि आप 9 गुणे b लिख लो और प्लस में गुणे में d लिख लो, d का मतलब डिफरेंस लिख लो, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। अब 9 गुणे में b का मान है 502, और जो डिफरेंस चल रहा है ना भाई, वो 2 का चल रहा है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर लिखना हमेशा, सिर्फ डिफरेंस नहीं, डिफरेंस का स्क्वायर लिखोगे। नंबर सिस्टम में जब इसको पढ़ते हैं तो ये इसके आने की वजह, ये जो लिखा गया ना, इसके आने की वजह सिखाई जाती है जब आप पेट पढ़ते हो, ठीक है। अब देखो, अब कुछ भी कर लें हम, कुछ भी कर लें,
9 का अगर मल्टीपल है तो आंसर जो होना चाहिए ना वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी अंकों का योग 9 से कटने वाली संख्या होगी। 6 5 11 और 1 12, 8 4 12 2 14 और 1 15, 7 2 9 8 1 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं। ये लीजिए आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो भाई अच्छे से। मेरी क्लास में निश्चित तौर पर रोजाना आपको कुछ ना कुछ नया भी सीखने को मिलेगा और आप बहुत सारी चीज सीख कर भी जाओगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुहानी अपनी 90,000 रुपए की पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका अपनी वाई रुपए की पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है तो y का मूल्य क्या है, ये पूछा है। y का मूल्य क्या है? एलिगेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सुहानी और रितिका दो लोग हैं। सुहानी की जो टोटल इनकम है वो 90,000 है। रितिका की टोटल इनकम का हमें पता करना है। सुहानी जो टैक्स देती है अपनी इनकम पर वो 30% का टैक्स देती है। अब रितिका की इनकम जो भी है हमें पता नहीं है, लेकिन उस पर ये अपनी टैक्स की जो दर है वो 37% है, 40% है। और पूरे व्यापार में जो टैक्स की दर है, दोनों जो मिलकर टैक्स की दर है दोनों के लिए वो 37% है। इसका डिफरेंस आ जाएगा 7 के रेशियो में, इसका डिफरेंस आ जाएगा 3 के रेशियो में, यानी कि 3 और 7 के अनुपात में दोनों की पूंजी लगी होगी। 3:7 के रेशियो में दोनों की पूंजी लगी होगी। अब ये 90,000 थी तो 90,000 होने का मतलब 30,000 का इसमें मल्टीपल हुआ होगा। 30,000 गुणे 3 जो होगा वो 90,000 होगा। उसी तरीके अगर 7 का मान निकालना है तो इसमें भी हमको कितने का मल्टीपल देखना पड़ेगा? 30,000 का। तो 30,000 गुणे 7 जो होगा वो 2,10,000 आ जाएगा। यानी रितिका की जो इनकम होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी होगी? 2,10,000। क्योंकि एक नियम होता है एलिगेशन का, इसको इसके बराबर इसलिए करते हैं कि एलिगेशन का एक नियम होता है, आप हमेशा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिगेशन का। एक इंपॉर्टेंट नियम होता है, वो नियम ये होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है बच्चा कि एलिगेशन में जो रेशियो आपको शुरुआत में मिलेगा वही आखिरी में मिलेगा। मतलब शुरू का जो रेशियो होगा, शुरुआत का जो रेशियो होगा वही आपका जो रेशियो होगा लास्ट रेशियो होता है। ये नियम होता है एलिगेशन का और इसी से इस प्रश्न को बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ये आता है और हम दोनों को बराबर करते हैं। नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको नहीं पता है, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है। ठीक है, तो आप इसे जरूर नोट करिएगा। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आप बहुत चीज़ें सीख रहे हो तो लाइक और करते चलिएगा बढ़िया तरीके से। अगला सवाल देखिए। 10 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले हॉल को पेंट किया जाना है केवल एक तरफ मतलब या तो अंदर की तरफ कर लीजिए या तो बाहर की तरफ कर लीजिए। पेंट किया जाने वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब जिसका पेंट किया जाना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खिड़कियों और दरवाजों के क्षेत्रफल को नज़रअंदाज करें, मतलब कि अगर खिड़कियां और दरवाजे लगे हैं दीवारों पर तो उसमें भी पेंट कर देना है, मतलब उसके क्षेत्रफल को हटाना नहीं है, क्योंकि उस खिड़की और दरवाजे की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हमें नहीं दी हैं, तो उसमें भी पेंट पुताई कर मारो, ये कह रहा है। नज़रअंदाज करो, उसमें भी करो पुताई। अच्छा हाँ, ये कह रहा है कि फर्श के क्षेत्रफल पर पेंट नहीं करना है। तो फर्श पे तो वैसे भी नहीं करता है आदमी, लेकिन छत पे तो करता है ना। तो इसका मतलब एक बड़ा सिंपल हो गया कि यहाँ पर बच्चे हमें चारों दीवारों में पेंट करना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए है। चारों दीवारों में पेंट करना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, और प्लस छत पर पेंट करना है तो छत का क्षेत्रफल चाहिए, और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बस इतना ही तो काम है, और इतना ही काम तो हमको करना है, बस काम खत्म हो जाएगा अपना। भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे में ऊंचाई 6 है। और अगर छत का क्षेत्रफल देखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई से मतलब 10 गुणे 5 यानी 50 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 15 छक्का 90 दूनी 180 और प्लस 50, यानी जो टोटल क्षेत्रफल पेंट किया जाएगा वो 230 मीटर स्क्वायर का होगा, और अपना आंसर कहाँ आएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना ही सवाल था, इतना ही सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सवाल नंबर 11 आज मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं।
हालांकि बहुत कठिन सवाल नहीं है, ऐसे सवालों को मैं पहले कई बार आपको करा चुका हूं, एक बार नहीं कई बार करा चुका हूं, तो मुझे लगता है चलो अच्छा बता देते हैं, नहीं तो यही कहोगे कि सर लो, एक 9 अंक की संख्या है, ये 36 से डिवाइड है, और x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं y के सबसे छोटे मान के लिए। इसका मान क्या होगा, y का मान मिनिमम रखना है, सबसे मिनिमम रखना है। बच्चे अगर कोई संख्या 36 से विभाजित होती है तो निश्चित तौर पर वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी और 4 से भी डिविजिबल होगी, हैं जी। और बालक अगर कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो 4 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि आखिरी की दो संख्याएं 4 से डिवाइड हो, काम खत्म हो जाएगा। तो इसकी आखिरी की दो संख्याएं हैं y और 4। अब अगर इसको हमें 4 से विभाजित करना है और y का सबसे मिनिमम वैल्यू भी रखनी है, सबसे छोटा मान भी रखना है, मिनिमम वैल्यू रखनी है y की, सबसे छोटा मान रखना है, तो अगर y की जगह हम 0 रख देंगे तो भी सबसे छोटा होगा, ये 0 4 बनेगा और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। बोलोगे यस सर, y का मिनिमम वैल्यू क्या आया, 0 आया। अच्छा, y की वैल्यू अगर 0 आ गई तो अगर हम x अपॉन 0 करेंगे तो नीचे 0 करने पर अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी, और अनडिफाइंड फॉर्म हमें नहीं लेनी है, इसलिए y की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है लेकिन रखेंगे नहीं, क्योंकि वो अनडिफाइंड यहां पर बन जाएगा। ठीक है, होगी तो 0 लेकिन रखेंगे नहीं। तो अगला मान हम क्या रख सकते हैं भाई, अगला मान 1 रखोगे नहीं काम बनेगा, तो y की मिनिमम वैल्यू जो हम यूज करने वाले हैं एक्चुअल में होगी 0, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू जिसको हम यूज करेंगे वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब हमारे पास संख्या क्या बन रही है, 72x 843 है, 843 के बाद 1 y की जगह 2 रख लिया और आखिरी में हो गया 4। ये बन गई 9 अंकों की संख्या। ठीक है, अच्छा ये 9 अंकों की संख्या के लिए y का मिनिमम वैल्यू तो आ गई। अब ये संख्या अगर 9 से विभाजित होती है तो x का मान भी आना चाहिए, और 9 से डिविजिबिलिटी ये कहती है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाती है। तो जो इसमें 9 से कटता है उसको फिनिश करिए। 4 3 7 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, सिर्फ 4। 4 में क्या जोड़ दें कि ये 9 के बराबर हो जाए, यानी कि 4 + x अगर लिखा है और ये 9 से डिवाइड है तो x का मान हम 5 रख सकते हैं मिनिमम वैल्यू, बोलोगे हाँ रख सकते हैं। x का मान हो गया 5, रख दो। x का मान 5, y का मान 2, y का मान 2, x का मान 5, 5 5 25 -4 का मतलब 21, 21/10 आपका आंसर आ जाएगा। 21/10 का मतलब 2 सही 1/10 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, नोट करिएगा मेरे मित्र। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल अगली तेजी से साथ पढ़िए। ए, बी और सी एक बिंदु से शुरू करके 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, पहली नहीं होगा, पहली बार होगा। ठीक है, पहली बार मिलेंगे। ठीक है, पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, जरा आइए। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें 3 लोगों ने दौड़ना शुरू किया है, ए, बी और सी ने, एक ही बिंदु से। मान लो ये बिंदु है, ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं। मान लो ए भी इस दिशा में दौड़ रहा है और बच्चे बी भी इसी दिशा में दौड़ रहा है। ए की गति है 2 मीटर प्रति सेकंड और जो बी की गति है वो कितनी है, 4 मीटर प्रति सेकंड। जबकि जो सी है ना वो इनके विपरीत दिशा में इधर दौड़ता है, यहां पर सी दौड़ रहा है और सी की जो गति है वो है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। ये सी की गति है। एक समय पहली बार कब मिलेंगे, मैं एक काम करता हूं, जो पहले दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं उनके लिए समय निकालने की कोशिश करता हूं कि कितने समय बाद मिलेंगे। जो ए एक ही दिशा में दौड़ रहा है, तो ए और बी जो दौड़ रहे हैं एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। अच्छा, इस सर्कुलर ट्रैक जो है ये 1200 मीटर का है, इसकी जो पूरी परिधि है वो 1200 मीटर की है। तो ए और बी, ए एंड बी, ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। और सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हैं तो ये 1200 मीटर तो तय ही करेंगे।
और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक ही दिशा में चलने के कारण इनकी जो गति होगी उसका अंतर लिया जाएगा, 4 और 2 का अंतर 2 होगा। तो इनको जो समय लगेगा पहली बार मिलने के लिए वो 600 सेकंड का समय लगेगा। अब जो दो व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, जो दो व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं ए और सी, ध्यान से सुनिएगा, ए और सी ये जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ये भी 1200 मीटर ही कवर करेंगे। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो इनके जो गति होगी वो जुड़ जाएगी, 6 और 2 8 हो जाएगी। 8 से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 8 एकम 8, 5 बचेगा, 8 पंचे 40, 150 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 150 सेकंड लगेगा। अब अगर हम दो लोगों को और देखें, वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, बी और सी। बी और सी भी तो विपरीत दिशा में ही दौड़ रहे हैं ना भाई, वो सेम डायरेक्शन में थोड़ी ना दौड़ रहे हैं। तो बी और सी जो है हमारे पास, वो भी तो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, और बी और सी जो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये भी 1200 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे। और इनके जब बीच की दूरी हम देखेंगे, बी और सी के बीच की दूरी, तो ये जुड़ जाएगी, 6 और 4 10 हो जाएगी। 10 से इसको काटेंगे तो इनको जो समय लगेगा वो 120 सेकंड लगेगा। अब ये कहा गया कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो जब पहली बार मिलेंगे तो पहली बार मिलने के लिए उनके सभी के समय जो लगे उनका एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ टाइम, जो भी उनको समय लगा उसका समय का एलसीएम ले लीजिए। तो समय जो लगे हैं वो 600 सेकंड लगा है, 120 सेकंड लगा है और 150 सेकंड लगा है, तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 600 सेकंड। और बच्चा सेकंड को अगर आप मिनट में बदलोगे तो 60 से भाग दे दोगे, और 60 से भाग देने का मतलब 10 मिनट के बाद ये पहली बार सभी लोग एक ही बिंदु पर मिलेंगे, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर कट शॉर्ट, बोलो हाँ या ना। बढ़िया सवाल जिसे कहते हो, बढ़िया सवाल, सीखने योग्य सवाल। एनटीपीसी में इस बार ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे आपको, गारंटी, लिख लीजिए कहीं पर, चाहे तो सीबीटी 1 में मिले चाहे सीबीटी 2 में मिले, लिख लो कहीं पर कि मिलेगा ऐसा सवाल। अगला प्रश्न, कह रहा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर इतना है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा? मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, याद हो अगर तो, याद है? नहीं याद है? मैंने आपको ये बताया था, अगर कल या परसों की क्लास में अगर मैंने आपको याद हो तो बताया था कि अगर आपके पास a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर अगर k दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान बता दीजिए, इसका मान बता दीजिए, तो मैंने आपको क्या बोला था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, और प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क होता है इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। सेम ही तो काम है यहाँ पे भी, कौन सा अलग है? बस फर्क इतना है कि यहाँ पर कॉस थीटा का जो कॉफिशिएंट है, कॉस थीटा और साइन थीटा का जो गुणांक है वो 1 दिया है दोनों जगह, और यहाँ पे भी 1 दिया है। तो a 1 हो गया, b भी 1 हो गया, और जो k है वो हमारे पास √2 साइन थीटा हो गया, और जिसका मान निकालना है, मान लो कि ये x है, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 1 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस में इधर x स्क्वायर हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बराबर में हमारे पास x स्क्वायर रहेगा, 2 तो रहेगा ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बराबर में x स्क्वायर है। वर्गमूल लोगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल जो होगा वो सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा, और यही हमारे पास x का मान होगा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा? हमारे पास √2 कॉस थीटा होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन बस आपको क्या करना है कि ये जो छोटी छोटी बातें होती, जैसे मैंने बोला पिछली क्लास में बताया था या इस क्लास में बताया था, तो इसके नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, या तो फिर चीज़ें याद, नोट्स अगर नहीं बनाते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये फिर याद होना चाहिए कि हम पिछली क्लास में ये पढ़कर आए थे।
तो अगर अगली क्लास में या उसके अगली क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमें करना चाहिए। मन में उत्साह नहीं लगता है क्या ऐसी चीजों का? लगता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का लागत मूल्य 50% बढ़ा देता है और इसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? पहले लागत मूल्य को बढ़ाया, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए लागत मूल्य 100 था और उसको बढ़ाकर लिख दिया 150। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और बढ़ाकर 50% लिखा तो अंकित मूल्य। अब क्या हो रहा है? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रहा है 40% का। इसका 40% जो होगा ना 60 के बराबर होगा, तो 60 का डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा वो सिर्फ 90 आ जाएगा। तो अब आप 100 की चीज को अगर 90 पे बेच रहे हो तो हानि का जो परसेंट होगा वो तो 10 ही ना परसेंट होगा। और दूसरी चीज मैंने आपको कुछ चीजें और भी बताई थी, अगर याद हो तो। क्या बताया था सर? बताया मैंने ये था कि सक्सेसिव का इस्तेमाल करिए। 50% बढ़ा दिया तो मूल्य 2 से 3 हो जाएगा, और अब अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है। ये क्रय मूल्य था, ये अंकित मूल्य था, इस पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 5 की चीज को 3 की बेच रहा है। नहीं समझ पाए? ऐसे समझो, आपका क्रय मूल्य 50% बढ़ाया गया तो 2 से 3 हो गया। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी जिस चीज का अंकित मूल्य 5 होगा उस पर 2 का डिस्काउंट देगा। तो अगर अंकित मूल्य 5 है तो 2 का डिस्काउंट देने पर 3 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास 10 आएगा, यहां पर हमारे पास 9 आएगा। 10 की चीज को 9 का बेच रहे हो, 10% का लॉस हो रहा है, हो रहा है, तो 10% आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, बढ़िया सवालों की श्रेणी में एक और बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 15। माना कि m और n का HCF a है और n का मान जो है वो AB है, तो m और n का LCM इस प्रकार क्या होगा? अच्छा कितना घुमाया है क्वेश्चन में, जबकि कोई दम नहीं है। आपको ये पता है कि किसी भी दो संख्याओं के LCM और HCF का जो गुणनफल होता है वो गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा जिसने LCM और HCF पढ़ा है उसको ये बात पता है, ठीक है। अब दो संख्याएं आपके पास हैं m और n, जिसका HCF a है, HCF a है और संख्याएं हैं m और n। LCM का हमें पता ठिकाना नहीं, तो LCM की जगह LCM ही लिख रहते हैं, ये हमें निकालना ही है। एक n का मान तुम्हारे पास a भी दिया है, n का मान यहाँ पे a भी डाल दो, यहाँ पे a से a कट जाएगा, तो LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा m into b। ये आपका आंसर हो गया। m into b कहाँ लिखा है? वही जहाँ पर लिखा होगा bm या mb, ये आपका आंसर है। यही सवाल था। इस सवाल पे तो हमें हंसी आ रही बार बार, क्या कंफ्यूज किया गया बच्चों को। अगला सवाल देखो, देखिए, PQR जब व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो एक काम को क्रमशः 36, 48 और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। P, Q और R एक साथ काम करना शुरू करते हैं। P काम पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ता है और Q काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ता है। R काम के आरंभ से अंत तक काम करता है, यानी R ने काम को छोड़ने की सोची भी नहीं है, ठीक है। काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या को निर्धारित करिए। अरे भाई बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने आपको 10वीं बार ये बात बोली है, हमेशा बोली है, नोट पॉइंट फिर नोट कर लेना कि जब भी कोई व्यक्ति काम छोड़े तो उससे रिक्वेस्ट करो कि महाराज काम मत छोड़ो, और उसको मना लो काम करने के लिए, उससे काम करवा लो, ठीक है। पहले देखो व्यक्तिगत रूप से अगर काम करते हैं, हमारे पास 3 लोग थे P, Q और R। ये व्यक्तिगत रूप से 36, 48 और 144 दिनों में काम करते हैं, तो ये 36 दिन, ये 48 दिन, ये 144 दिन में काम करते हैं। इन तीनों का LCM हमारे पास आ गया 144, ये हो गया LCM, जिसको हम लोग टोटल वर्क कहेंगे। 36 से 144 4 बार में कटेगा, 48 से 3 बार में कटेगा और 144 से 1 बार में कटेगा, यानी इनके एक दिन के काम जो है उनके बीच का जो अनुपात है वो 4, 3 और 1 आ गया। P एक दिन में 4 काम करता है,
Q एक दिन में 3 काम करता है और R एक दिन में 1 ही काम करता है। अब जो जितने दिन पहले काम छोड़ा रहा था उससे करो। P छोड़ रहा था 12 दिन पहले, इससे 12 दिन काम करा लो, रिक्वेस्ट करो, पैसा दो, कुछ भी करो। एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो ये अगर 12 दिन और काम करेगा तो हमारे पास कितना काम और एक्स्ट्रा होगा? 48। अभी Q को भी तो मनाओ। Q 8 दिन पहले छोड़ रहा था तो इससे 8 दिन काम और कराते हैं, और ये एक दिन में 3 काम कर रहा था तो ये 3 के हिसाब से काम करेगा तो हमारे पास 24 काम और होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चे कि अगर ये लोग काम नहीं छोड़ते तो हमारे पास 72 यूनिट काम और होता। अब हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा? 144 प्लस 72। 144 तो पहले ही आ गया था। इनके ना छोड़ने के कारण अगर हमने इनको बना लिया था तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। तो अब टोटल काम रहा 216। अब तो आप ये कह सकते हो कि किसी ने काम नहीं छोड़ा क्योंकि उनको आपने मना लिया था। आर तो वैसे भी नहीं छोड़ता, लिखा है कि अंत तक काम करता है। तो अब काम समाप्त होने में जो लगा समय होगा वो कितना होगा? अब तो कोई काम नहीं छोड़ रहा है, अब आपके काम है पास है 216 काम, और इसे तीनों मिलकर करेंगे। 4 3 7 और 1 8 के हिसाब से। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, यानी पूरा काम 27 दिनों में हो जाएगा। यही पूछा गया था। और इस सवाल में अगर ये पूछता कि P कितने दिन काम करता है तो P कितने दिन काम करता, अगर ये पूछता तो 27 माइनस 12, P 15 दिन काम करता। Q कितने दिन काम करता? 27 माइनस 8, 19 दिन काम करता। और R कितने दिन काम करता? अगर R ने काम छोड़ा ही नहीं था तो ये पूरे 27 दिन काम करता। लेकिन तीनों ने कितने दिन काम किया? तो आपका जवाब होगा कि तीनों मिलकर अगर काम पूरा करेंगे तो उनके जो दिनों की संख्या होगी वो 17 होगी, 27 होगी। अगला प्रश्न, इसका मान निकालना। ओ हो खोया खोया चांद, बड़ा ही सरल सवाल। 3/2 के बाद ये गुणे में लिखा है आगे, ठीक है। खोया खोया चांद, बड़ा ही सरल सवाल, देखो तो मेरे यार कैसे होगा ये। देखो ये सेक स्क्वायर 54 है, कॉट स्क्वायर 36 को आप टेन स्क्वायर 54 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कॉट 10 में बदलता है, 36 और 90 54 होता है, तो इसको लिख दिया ये। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी इतना पार्ट हो गया 1। आगे बढ़िए, इतना पार्ट हो गया 1 के बराबर, आगे बढ़िए। 3/2 लिखा था, 3/2 एज इट इज लिख दो, टच नहीं करना, आगे को देखो ध्यान से। लिखा है साइन स्क्वायर 37 और सेक स्क्वायर कितना? 53। सेक चेंज होता है कोसेक में, तो इसको हमने चेंज कर लिया कोसेक में, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर 37 है। ये साइन स्क्वायर 37, ये कोसेक स्क्वायर 37 आपस में गुणे में लिखे हैं, पलट के लिखोगे ये भी 1 हो गया, प्लस 2/√3 लिखा ही है। साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 9/2 आपका आंसर आ जाएगा। अरे यार, देखने में लगे इतना बड़ा और हो इतने छोटे में, ये तो वही हो गई कि देखने में बड़े लगे घाव करें छोटे छोटे। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट पढ़ो भाई। चुनावी मतदाता, मतदाता सूची का विषय आ चुका है। आज हमारे यहाँ मतदान है, मतदान है मतलब 13 मई को हमारे यहाँ क्या है? मतदान है कानपुर में, और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। दादा एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, 500 वोट अवैध हो गए। मान लीजिए कि मतदाता सूची में टोटल 100% लोग थे, और अगर इसमें से 2% लोगों ने भाग ही नहीं लिया तो 98% लोगों ने वोट डाले होंगे। बोलो हाँ या ना। ये टोटल लोग थे, और टोटल लोगों में 2% लोग वोट नहीं डालने आए, तो वोट डालने वाले लोगों की संख्या, जिन्होंने वोट अपना कास्ट किया, जिन्होंने वोट डाले हैं, उनकी संख्या 98% है। अब हुआ ये कि इस 98% में भी 500 वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए, तो इसको हटा दो। तो ये जो हिस्सा बचा होगा ये वैध मतों का बचा होगा, वैलिड वोट्स का बचा होगा, ठीक है। वैध मतों का ये हिस्सा बचा है। हाँ सर, ठीक है।
दो उम्मीदवार थे, ए और बी चुनाव लड़े हैं। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% लोगों ने ए के पक्ष में वोट दिया, ए और बी दो लोगों में, ए को जो वोट मिला है ना, वो मतदाता सूची में नामांकित लोगों का 43% मिला है। यानी ए के पास वोटों की संख्या कुल वोट जो नामांकित थे उसका 43% है। अब बी को कितना वोट मिला होगा? जो वैलिड वोट बचा था 98% माइनस 500, इस वोट में से 43% ए के पास चला गया है, उसको घटाओ, बचा कितना? वो होगा बी का वोट। ठीक है, 98 में से 43% को घटाइएगा तो आपके पास 55 आएगा क्या? 55% माइनस 500, ये वोट है बी के। अब ये कहता है ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, तो ए के वोट बी से ज्यादा होंगे, तो आप इससे इसको घटाइए और फिर 200 लिखिए। इन दोनों के वोटों का जो अंतर है, इसका और इसका जो अंतर है, वो हमारे पास 200 का है। कितने का है? 200 का है। ठीक, और अब कह रहा है कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या होगी, यानी 100% का मान क्या होगा। तो समस्या क्या है? इन दोनों का अंतर 200 के बराबर करिए, 1% का मान निकालिए, 100% का मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, कुल डाले गए वोटों की संख्या पूछ रहा है, नहीं 98% का मान पूछ रहा है। अब आप चाहो तो ये कैलकुलेशन करो आगे, वरना मैं आपको बताऊंगा तो मजा आ जाएगी। कैसे? हमें बताने में बड़ी मजा आ जाती है। देखो, जो कुल डाले गए वोट हैं, कुल वोट कितने नहीं पता, कुल डाले गए वोट जो है वो 98% है। 98 को आप 14 गुणे 7 लिख सकते हो क्या? मतलब जो ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है सर। हाँ, इतनी सी बात है। 7 का मल्टीपल सर ये भी है, 7 का मल्टीपल 7 चौको 28, ये नहीं है। 7 का मल्टीपल 7 है 21 सर, ये भी है। ये दो आंसर है जो 7 के मल्टीपल हैं, बाकी नहीं है। और 98 तो चूंकि 14 का भी मल्टीपल होता है, तो 14 से ये कट सकता है क्या? नहीं। अब जो कटेगा वो आपके पास आंसर होगा, लेकिन मैंने इतना सरल कर दिया है कि आपके पास इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। आगे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? करोगे, करना पड़ेगा। इतना तो काम होमवर्क के लिए दे ही सकते हैं कि ये आपको होमवर्क से करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बताएं। हाँ, देखो उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया। और अब की बार हमारे पास जो मान है वो a प्लस बी प्लस सी का है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का है। हो ही ना जाएगा? दिक्कत है क्या? कोई है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? मान निकालें। तो इसके मान के लिए a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में आ गया, यानी 5 आ गया। दूसरे ब्रैकेट में आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा सिर्फ 7। क्या बचेगा? 7। और बराबर में हमारे पास क्या आएगा? लेकिन तब तक ये नहीं आएगा जब तक हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या करोगे? बोलो, फंस गए क्या? नहीं फंसे हो। सोचो कुछ ऐसा काम कि इससे भी काम आसान हो जाए। सोचो। तो बोलोगे सर सोचना क्या है? इसका मान जो होगा वो हमारे पास 11 होगा। भाई अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी 7 दूनी 14, और यहाँ पर 25। 25 माइनस 14 का मतलब ये 11 हो गया। तो 11 माइनस 7 ये हो गया और गुणे में 5 हो गया। तो 5 चौको 20 आपका उत्तर हो गया। अब कई सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई होगी। बोलो नहीं आई ना? हाँ, मुझे पता था। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो बस लगा दो ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ही तो होता है। इसका होल स्क्वायर 25। ये मान आपको निकालना ही था, टच मत करो। ए बी बी सी सी ए का मान 7। 7 दूनी 14, इधर आके माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो बचेगा। और उसी का मान हमारे पास क्या मिल जाएगा? यहाँ से 11 मिलेगा। और वही तो 11 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है।
आज का होमवर्क क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का दूसरा सवाल है शायद ये। अगला सवाल बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताएं। 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 28 और 7 है। यदि इस छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3 और 5 है, तो 10 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहले समझाना पड़ेगा तब जान पाओगे क्या चीजें हम कहना चाह रहे हैं। पहले मुझे समझाना पड़ेगा, तो समझाने के लिए मुझे थोड़े से तो काम करने ही पड़ेंगे। चलो देखो, और चूंकि समझाना पड़ेगा तो अब हमारे काम बनाने की जरूरत है। चलिए देखिए बता रहा हूं, आइए जरा ध्यान दीजिए बच्चे। छिन्नक का मतलब समझ गए ना? छिन्नक का मतलब एक ऐसी आकृति जो बाल्टी नुमा है। छिन्नक का मतलब एक ऐसी आकृति जो कैसी है? बाल्टी के नुमा है। ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपके लिए छिन्नक है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? छिन्नक है। बाल्टी नुमा आकृति जो है ये छिन्नक होती है। इसमें ये जो त्रिज्या होगी कैपिटल आर कहलाती है, ये जो त्रिज्या होती है ये स्मॉल आर कहलाती है, ये इसकी ऊंचाई जो होती है ये वर्टिकल हाइट यानी कैपिटल एच कहलाती है, और ये इसकी जो लंबाई होती है स्लैंट हाइट यानी स्मॉल एल कहलाती है। तो जब कभी भी हमें छिन्नक के आयतन की जरूरत पड़ती है तो छिन्नक का आयतन जो होता है वो होता है पाई इंटू एच अपॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। जब कभी भी हमें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है यानी टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है, कई सारे बच्चों को कौन याद हो कौन ना याद हो, मुझे तो पक्का पता रहता है कि ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे जिनको नहीं याद होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है एल इंटू में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इंटू 2 नहीं पाई एल इंटू पाई प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये होता है। ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, ये इसका आयतन होता है। ये छिन्नक की बात हो रही है। और बच्चा याद रखना कि कभी भी कोई आकृति को पिघला कर अगर आप दूसरी आकृति बनाते हैं, मान लीजिए ये आकृति है और इसको पिघला कर कभी भी कोई भी आकृति को पिघला कर अगर किसी दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाता है, कोई दूसरा शेप दिया जाता है, दूसरी आकृति बनाई जाती है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इस दोनों ही कंडीशन में जो पहली आकृति पिघलेगी उसका भी आयतन पिघलेगा और जो दूसरी बनेगी उसका भी आयतन ही बनेगा। दोनों में वॉल्यूम होता है, इस चीज को याद रखिए। अब समझो, यहां पर छिन्नक पिघलाकर क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया है। छिन्नक पिघलाकर बेलन बनाया गया, ये हो गया हमारे पास सर्किल, सिलेंडर। छिन्नक पिघलाकर बेलन बनाया गया। बेलन जो बनाया गया है, ध्यान से सुनना, बेलन जो बनाया गया है उस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई के अनुपात दिए हैं 3 और 5, और 10 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, बेलन का क्या पूछा गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। यानी यहां पर हमें जो निकालना है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच निकालना है। आपकी कैलकुलेशन कैसे कम हो सकती है इन बातों पर ध्यान रखिए, कैसे कम होती है, चीजों को समझिए। ये बनाना है, इसकी जो त्रिज्या है उसकी रेशियो 3x है, मतलब 3 के रेशियो में, और जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 5x के रेशियो में यानी 5 के रेशियो में है। ठीक है, और ऐसे ही 10 बेलन जो होंगे उन 10 बेलन का हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई यहां पे भी होगा। बच्चा इसका मतलब ये होगा कि जो भी ऑप्शन होगा हमारे पास, जो भी ऑप्शन होगा उसमें आखिरी में 0 तो आएगा ही, क्योंकि 10 में 0 है। प्लस दूसरी बात, अगर हम त्रिज्या जो है 3 रखते हैं या 3x रखते हैं तो जो भी आंसर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। कैलकुलेशन करें क्यों जब हम उसको बिना किए भी सवाल के उत्तर तक पहुंच सकते हैं? क्यों भैया? तो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो पहले यही बात चेक कर लें। अगर इससे उत्तर नहीं आता तब तो हमारे पास रास्ता है ही कि हम इसको पिघला कर ये सब करेंगे, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला भी याद होना चाहिए था। ठीक है,
तो पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं। तो आप बोलोगे चलो चेक कर लो सर, 0 तो सब में हो गया, लो। अब 3 का मल्टीपल देखो, 8 5 13 4 19 ये नहीं है, 6 4 10 4 14 ये भी नहीं है, 6 4 10 11 ये भी नहीं है, 6 2 8 4 12 ये आपका आंसर हो गया। लो हो गया सवाल। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन डन, क्वेश्चन डन, पैसा हजम, क्लियर क्वेश्चन, क्लियर कट। बात समझ में आ गई ना? क्या करना होता नहीं तो इसके पास इसके जो त्रिज्याएं दी हैं कि ये 28 दी थी, ये 7 दी थी त्रिज्या, और क्या दिया था, ऊंचाई कितनी दी थी, ऊंचाई 45 दी थी, और ये ऊंचाई जो है हमारे पास 45 दी थी। तो इसका आयतन यहां रखते और फिर उसके बेलन के आयतन के बराबर करते, फिर वहां से आर या कुछ मान निकालते, इनको रखकर फिर एक्स का मान आता, फिर वो रखते, फिर कैलकुलेट करते भैया। तो आप समझदार तो हो ही कि आपको क्या करना है। अगला सवाल ले लो फिर इसी बात पर। हाँ ले लो अगला सवाल ले लो। 23.1 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? ध्यान से सुनना। एक चाप केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बना रहा है। मान लो कि हमारे पास ये चाप है और ये 23.1 सेंटीमीटर लंबा चाप है। ये चाप हो गया ए बी। इस चाप ने वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया, मान लीजिए कि वो 18 डिग्री का कोण बनाया, ठीक। अब तब तक आंसर नहीं आ सकता है जब तक हमें वृत्त की त्रिज्या ना पता हो, और वृत्त की त्रिज्या पता होगी तो क्षेत्रफल पता होगा। लेकिन हम एक चीज तो जानते हैं ना कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता तो पाई आर स्क्वायर ही है ना। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। अब मान लो आर कुछ ऐसा आ जाता है जो 7 को काट दे, तो 7 तो गया, लेकिन 22 तो जिंदा है ना, और 22 का मतलब होता है 11 गुणे 2, यानी ऑप्शन 11 से कटने वाली संख्या होगी, 2 से कटने वाली संख्या होगी। 2 से सब कट रहे हैं, 11 से कौन कटेगा? देखो 11 एकम 11, यहाँ पे बचेगा +5, 11 9 99, माइनस का 2 बचेगा, 11 8 88, माइनस का 3 बचेगा, तो -3 -2 और +5, ये पूरी संख्या 11 से कट रही है। ये आंसर हो सकता है। क्या अगली संख्या भी 11 से कट रही है? नियम तो पता है ना। +5, 11 9 99, -1, 11 8 88, -3, ये 11 से नहीं कट रहा है तो ये आंसर नहीं है। +5, 11 8 88, -1, 11 8 88, -3, ये भी 11 से नहीं कट रहा तो ये भी आंसर नहीं है। +5, 11 7 77, +2, 11 8 88, -3, संभव ही नहीं है 11 से कटना। ये तीनों संख्याएं 11 से नहीं कट रही, सिर्फ एक ही कट रही है, आंसर हो गया। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम्हें ऐसा नहीं आता है या ये तुम नहीं सीख पा रहे हो, हालांकि तुमको वीडियो देखकर इसे सीखना चाहिए क्योंकि समय कम ले रहा है, तो आप ये लगाओ ना कि चाप की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। चाप की लंबाई आपके पास दी है 23.1, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कैपिटल आर, थीटा की जगह 18 बटे में 360। इसको सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप आर का मान निकाल सकते हैं, और आपके पास जब आर का मान आएगा तो वहां पे फॉर्मूले में रखिएगा, आपके पास पाई आर स्क्वायर भी आ जाएगा। अगला सवाल, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम होमवर्क। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए और भी है, ठीक है। तो आज बच्चे 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं आपके पास। एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, और एक इससे पहले त्रिकोणमिति का 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा जो कि रूट में था, वो भी होमवर्क के लिए। 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आज। एक्चुअल में 23 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये भी बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन थे। आप लोग खुद से कमेंट करके बताना, पहले 2 कमेंट ये कर देना कि सर हमारे क्वेश्चंस के आंसर ये हैं, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है और तरीका सॉल्व कराने के लिए जो मैंने आपको बताया वो सभी आपको समझ में आया है। अब बच्चा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनना, क्योंकि मैं बहुत प्यार से बड़े मन से पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। आपको संडे को एक वीडियो मैंने करी होगी, वो वीडियो जो है कि एनटीपीसी की कंप्लीट डिटेल क्या है। आपके मन के जितने भी क्वेश्चन है एनटीपीसी को लेकर, जितने मतलब जितने,
कि कब फॉर्म आता है, एनटीपीसी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या आता है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, किस लेवल की पोस्ट होती हैं, क्या वेतनमान होता है, कहाँ नौकरी मिलती है, किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है, सिलेबस क्या होता है, CBT 1 में क्या आता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, डिस्टेंस माइनस मार्किंग क्या होती है, या फिर एज क्या लेते हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है, सारे प्रश्नों के आंसर एनटीपीसी की कंप्लीट डिटेल आपको इसमें मिलेगी। संडे को मैंने ये किया था, तो जिन बच्चों ने अभी इसको नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगली बात आपको पता ही है बच्चों कि हमारा ग्रेड 1 का कंप्लीट बैच है, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 भर्ती चल रही है उसका ये कंप्लीट बैच है। ये सारे फीचर्स और ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। 6393125760 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या 969610 अच्छा ये लिखे हुए नंबर है, यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर पे किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं, किसी पे भी कॉल करिए। और कॉल करने के बाद अगर आप अपना कूपन कोड क्या बोलते हैं उनको बताते हैं, कैपिटल A कैपिटल D 10, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इस बैच में मिलेगा 75% का एक बड़ा डिस्काउंट। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कल शाम 5 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर बच्चों।